एक तो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 और 7 के असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आपको दिए थे, और फिर इसके बाद फ्रेश कंसेप्ट स्टडी करेंगे, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। ठीक है, 2 कंसेप्ट हमने स्टडी करने हैं। पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, आई कैप की बुक की एग्जांपल्स और पास्ट पेपर के केस स्टडीज और क्वेश्चंस। प्रीवियस लेक्चर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 और 7 में हमने 2 चीजें स्टडी की थी, एक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा हमने स्टडी किया था कंसेप्ट अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स में हमने स्टडी किया कि हर पार्टनर के पास एक इम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि वो अपने एक्ट से फर्म को बाइंड करे, अपने एक्ट से फर्म को बाइंड करे, लेकिन शर्त यह है कि इंटेंशन हो फर्म को बाइंड करने की और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म को बाइंड कर रहा हो। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अलावा की कोई ट्रांजैक्शन है तो वो उसको फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं। एक जनरल रूल हमने पढ़ा था कि हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने एक्ट से फर्म को यानी अदर पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया कि कुछ पावर्स थी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। तो हमने स्टडी किया कि जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है पावर्स या ट्रांजैक्शन, वो कोई भी पार्टनर अपने एक्ट से उनके जरिए से फर्म को बाइंड कर सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस थी रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली कैटेगरी में, वो हमने स्टडी किया था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है कि कोई भी एक पार्टनर अगर इन ट्रांजैक्शंस में पड़ता है तो उससे फर्म बाइंड नहीं होगी, क्योंकि उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। ये दोनों तरह की लिस्ट आपको याद है ना? एक लिस्ट थी हमारी कि वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स है जो पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है, और दूसरी लिस्ट थी कि वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल नहीं है, उसे हमने नाम दिया था रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो कोई भी पार्टनर अपने एक्ट से एम्प्लॉयड वाली जो लिस्ट है उस ट्रांजैक्शन में से कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो फर्म बाइंड होगी, लेकिन जो अदर ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन वाली करेगा तो फर्म बाइंड नहीं होगी। ये 2 लिस्ट थी, इनमें से एक लिस्ट रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए अहम है और दूसरी लिस्ट केस स्टडी के लिए। जो केस स्टडी वाली लिस्ट है, जो केस स्टडी के पॉइंट जो पावर्स है ना एम्प्लॉयड अथॉरिटी में, वो केस स्टडी के लिए अहम है। वो कंसेप्ट आपको केस स्टडी में टेस्ट करेगा कि बताओ एक पार्टनर ने ये ट्रांजैक्शन किया, बताओ उसके लिए फर्म लायबल है कि नहीं। और जो रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली लिस्ट है वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में आई कैप टेस्ट करता होता है। तो आपने रिस्ट्रिक्शन वाली को तो खास तौर पे रटा लगा लेना है, और जो बाकी की एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली एग्जांपल्स हैं उनको भी याद कर लें तो अच्छा है, वरना कम से कम 3-4 दफा पढ़ना है ताकि हमें पता चल जाए कि पार्टनर्स की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन कौन सी पावर शामिल हैं। ये हमने कंसेप्ट कवर कर लिए थे दोनों, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वाला भी और अथॉरिटी वाला भी। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? चलिए मेरा एक क्वेश्चन आपसे, सिर्फ एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप के कंसेप्ट में से। मेरा कंसेप्ट ये है, आपने बताना है कि सही है कि गलत। कंसेप्ट मेरा ये है कि अगर कोई, कैसे डिसाइड होगा कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की है कि नहीं? अगर वो लीगली फर्म के नाम पे है प्रॉपर्टी तो वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी होगी, अगर वो लीगली उसके नाम पे नहीं है तो वो फर्म की पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं होगी। बताइए क्या मेरा कंसेप्ट ठीक है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये कंसेप्ट ठीक है, और कितनों का ख्याल है गलत है? और बाकियों का क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कोई ख्याल नहीं है? हाँ भाई, आपका क्या ख्याल है? कुछ भी नहीं। क्या करेंगे जिंदगी में? कुछ भी नहीं। याद रखिए, लीगल टाइटल इस चीज को डिसाइड नहीं करता कि कोई प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी है कि नहीं। आप प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म के 3-4 पॉइंट्स अपने सामने रख लें, उनमें कहीं पे उसने ये नहीं लिखा कि लीगल टाइटल की बेस पर डिसाइड होगा कि कोई प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी है कि नहीं, बल्कि वो हमें रूल देता है। अगर इनिशियली ब्रॉट इनटू बिजनेस है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, और अगर सब्सिक्वेंटली परचेज्ड बाय फर्म या परचेज फॉर द फर्म, इसका मतलब है अगर फर्ज कीजिए कोई हम व्हीकल लेके आए, इसलिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहता है पार्टनर ए व्हीकल लेके आया फॉर द यूज इन बिजनेस, फॉर द यूज इन बिजनेस, तो इसका मतलब क्या है? फॉर द फर्म। ये प्रॉपर्टी परचेज, ये भी फर्म की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और अगर फर्म के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी गई है, चाहे वो किसी पार्टनर ए के नाम पे है, लेकिन फर्म के पैसों से खरीदी गई है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होगी। कंसेप्ट समझ आया? तो इसके साथ चाहे लिख लें, खास तौर पे लीगल ओनरशिप, लीगल टाइटल मैटर नहीं करता ये डिसाइड करने में क्योंकि प्रॉपर्टी फर्म प्रॉपर्टी है कि नहीं। वो डेफिनेशन डिसाइड करेगी, डेफिनेशन फैसला करेगी क्योंकि प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं। अब हमने कंसेप्ट स्टडी कर लिया था, केस स्टडी डिस्कस नहीं की थी, एग्जांपल डिस्कस नहीं की थी। डिस्कशन करें, स्टार्ट? तैयार है? चलिए। अच्छा, ऐसा कीजिए कि बुक्स वगैरह कर दे बंद, ताकि कोई जरूरत पड़े तो दरमियान में कोई पेन वगैरह रख ले, जरूरत पड़े कोई अहम चीज नोट करनी है तो वो कर लें, वरना डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। जी, पहला क्वेश्चन, मकबूल, रूफी एंड शाम आर द पार्टनर्स इन जिशान बिल्डर्स, a firm engaged in the business of constructing industrial or residential projects in Balochistan. Rufi intends to acquire a plot of land for the firm with his own money.
रूफी इंटेंड्स टू एक्वायर ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द फर्म विद हिज ओन मनी। यहां तक मुझे ये लगा कि जब वो ये लैंड खरीद लेगा, ये क्या बनेगी, फर्म प्रॉपर्टी बनेगी कि उसकी अपनी फर्म, क्योंकि इसने लिखा हुआ है फॉर द फर्म, ठीक है, फॉर द फर्म लिखा। लेकिन आगे चल के देखते हैं, रिक्वायरमेंट में हो सकता है कोई और चीज पूछ ले, लेकिन मुझे चूंकि रिक्वायरमेंट नहीं पता, मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन का। However, he is not certain whether the plot would be considered as partnership property। लेकिन वो सर्टन नहीं है कि ये प्लॉट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कंसीडर होगा कि नहीं होगा। Under the provision of Partnership Act 1930, advise Rufi as what is considered to be included in the partnership property and how it is to be applied। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, किसको हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे? जी मेरे भाई बताइए, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी किसको कंसीडर करेंगे? जी बताइए, हाँ जी आप बताइए। जो प्रॉपर्टी फर्म के लिए बाय की गई या फर्म ने बाय की, स्टार्ट से नहीं, आपने इनिशियली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ बिजनेस। इनिशियली ब्रॉट का लफ्ज है, इनिशियली बॉट का वर्ड नहीं है, क्योंकि ओनर हो सकता है कि अपने घर से एसेट ले आए, ब्रॉट इनटू बिजनेस, फिर उसके बाद या उसमें कोई इंटरेस्ट, राइट और इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी सो ब्रॉट, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी परचेज बाय फर्म और फॉर द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, और फिर आखिरी लाइन क्या थी, एनी प्रॉपर्टी परचेज विद द मनी ऑफ पार्टनरशिप इज डीम्ड टू बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। फर्म के पैसे से जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। आगे क्या लिखा था, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, और कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है, अगर इरादा कुछ और था, कुछ और था, शाबाश। तो यहां पे हमने डेफिनेशन छाप दी, कोई इशू तो नहीं है। हाउ इट इज टू बी अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब इसकी कैसे एलोकेशन होगी, एलोकेट कैसे होती है? जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती है ना, वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसकी अगर वैल्यू बढ़ी है तो जो प्रॉफिट होगा वो भी सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है वो सारे फर्म के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, वो इंडिविजुअल तक रहती है। उसमें जो मुनाफा भी होगा वो किसका होगा, इंडिविजुअल का। क्लियर हो गया हाउ इट इज टू बी अप्लाइड? आगे चलते हैं। 43 स्टेट वेदर इन फॉलोइंग केसेस प्रॉपर्टीज फर्म प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अब आपका कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन की बेस पे केस स्टडी बनाएगा जिसमें यही कंसेप्ट होगा। यानी पार्ट ऑफ द केस स्टडी इस कंसेप्ट पे बेस कर रहा होगा, जिसमें आपने डिसाइड करना होगा कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बनी कि नहीं बनी। पहली केस स्टडी, अरसलान ए पार्टनर इन ए फर्म बायज शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन हिज ओन नेम। कंपनी के शेयर बाय करता, क्या इन हिज ओन नेम से पता चल गया कि ये उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है? नहीं, मैंने आपको बताया था लीगल टाइटल ये कंफर्म नहीं करता। डेफिनेशन में उसने लीगल टाइटल का जिक्र नहीं किया होता तो हम उसको भी कंसीडर करते। लीगल, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या शेयर प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता। लॉ में प्रॉपर्टी से मुराद हर एसेट है। शाबाश। तो कह रहा है शेयर इन हिज ओन नेम विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स बट विद द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म। किसका पैसा यूज हुआ? अब सिचुएशन ये, फर्म का पैसा यूज करके अपने नाम से एसेट खरीद लिया, तो क्या उसका हो गया? नहीं। अदर पार्टनर्स क्लेम दैट दीज शेयर्स आर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। डिसाइड यस, दीज शेयर्स आर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्यों पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये है परचेज विद द मनी ऑफ द फर्म। फर्म के, और इसमें कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन नहीं नजर आ रही हमें, कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन नहीं। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन कब नजर आती? जब कहता कि फर्म से पैसे निकाले और अपना अकाउंट डेबिट कर दिया, अपना अकाउंट डेबिट कर दिया, अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया कि मैं फर्म को वापस करूंगा पैसे। ठीक, ए क्लियर? बी, आजम बाबर एंड करीम आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, दे बाय प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन। इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन, इससे फर्क पड़ता है कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी? लीगल टाइटल से फर्क नहीं पड़ता। विद द मनी ऑफ द पार्टनरशिप, ये फर्म प्रॉपर्टी है। कैसे पता? फिक्टिशियस पर्सन से पता चला फर्म प्रॉपर्टी, मनी से पता चला। फर्म का पैसा यूज हुआ, फर्म की प्रॉपर्टी है। क्लियर? अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, इसमें कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर हो रहे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि उसने पैसे निकाले तो क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन उन्होंने कहा तो मुझे याद आ गया, एक बंदे ने अपनी व्हीकल फर्म को दी और फर्म में एंट्री रिकॉर्ड कर दी, व्हीकल डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म प्रॉपर्टी। ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर क्वेश्चन में यह कह देता है कि वो व्हीकल लेके आया फर्म, लेकिन उसने अपना अकाउंट क्रेडिट नहीं किया और उसने कहा ना मेरा अकाउंट क्रेडिट ना करना, मेरा अकाउंट क्रेडिट ना करना, क्वेश्चन में मना कर दिया उसने। अब ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो उसने कहा ना कि मेरा अकाउंट क्रेडिट ना करना, मेरा ना, इसका मतलब अपनी इंटेंशन बता रहा है कि ना भाई इसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं बनाना। क्योंकि देखिए एंट्री पूरी होगी ना, अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं एसेट डेबिट होगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा, जब कैपिटल ही क्रेडिट नहीं तो एसेट कहां से डेबिट होगा? तो वो इंडिविजुअल, इसका मतलब है वो ये बताना चाह रहा है कि मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इसको रखना। और इसी तरह अगर कोई फर्म की प्रॉपर्टी अपने घर ले जाए, अब घर ले जाए, क्या वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बन जाएगी? फर्म की प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है। इंटेंशन उसने क्यों, कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन नहीं है अभी तो। लेकिन अगर वो कहे कि प्रॉपर्टी लेके जाते उसने अपना अकाउंट डेबिट कर दिया,
अपना अकाउंट डेबिट कर दिया। जो अपना अकाउंट डेबिट करना है ये क्या बता रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहा है। उसने अपना कैपिटल अकाउंट उतने से कम कर दिया। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, बुक में एंट्री की करेंगे, इससे पता, ये है कॉन्ट्रेरी इंटेंशन। आगे चलते हैं। सी नुमान एंड उस्मान आर पार्टनर्स, नुमान बाय शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज इन हिज ओन नेम, इन हिज ओन, तो कंफर्म हो गया ना, नहीं हुआ, विद द मनीज एंड ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म, फर्म प्रॉपर्टी, फर्म के पैसों से खरीदा, फर्म प्रॉपर्टी है। वैल्यू ऑफ शेयर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय कंसीडरेबल अमाउंट, नुमान क्लेम्स दैट शेयर आर हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। क्या पर्सनल प्रॉपर्टी है? पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, फर्म प्रॉपर्टी है। क्यों? फर्म के पैसों से, और कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है ही नहीं। डी सादिया एंड राबिया आर पार्टनर्स, सादिया बाइज लैंड विद पार्टनरशिप मनी फॉर हर सोल बेनिफिट, पार्टनरशिप मनी से लिए फॉर हर सोल बेनिफिट। यहां तक रुक जाए, यहां तक कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप का पैसा इस्तेमाल हुआ है। Thereafter, Sadia debits herself in the firm books and becomes a debtor to the firm for the amount of the purchase money. इंटेंशन नजर आ रही है कि नहीं? कि वो कह रही है मैं उधार के तौर पे पैसे ले रही हूं, और इस उधार के पैसों से फिर, अब मुझे बताइए, ये जब उसने अपना अकाउंट डेबिट किया तो ये अब फर्म मनी तो नहीं ना रही, ये तो एक पार्टनर ने उधार के तौर पे पैसे ले लिए जो उसने वापस करने हैं। तो इससे इंटेंशन हमें बता रहा है कि उसकी इंटेंशन ये थी कि मैं इसको पर्सनल मनी बनाऊं और फिर उसके बाद उससे एसेट खरीदूं। वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेस सब्सिक्वेंटली बाय कंसीडरेबल अमाउंट, राबिया क्लेम्स दैट द सेड लैंड इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये प्रॉपर्टी हालांकि फर्म मनी से बाय की गई है, लेकिन फर्म प्रॉपर्टी ने, क्यों? कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। तो कैसे पता चला? बुक्स में एंट्री से। ओके, आगे चला। काशिफ, इरफान एंड शुजात आर पार्टनर्स इन ए फर्म, इरफान बॉट ए शॉप इन हिज ओन नेम, तो पता चल गया उसकी है? नहीं, लीगल टाइटल डेफिनेशन में नहीं है। ही इशूड ए चेक फ्रॉम द पार्टनरशिप अकाउंट एंड डेबिटेड हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस। उसने पार्टनरशिप के अकाउंट से पैसे निकलवाए, यहां तक रहता ना, यहां तक, तो हम कहते हैं ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। अब आगे उसने कह दिया एंड डेबिटेड हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस, ये इंटेंशन बता रहा है। अपना अकाउंट डेबिट करने की रीजन उसकी ये थी कि इसको अपनी ड्राइंग्स बनाए, अपनी जाती मनी बना के फिर उसमें से एसेट खरीदे। ही रेंटेड, अच्छा यहां पे अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बन गई, शाबाश। आगे चल। ही रेंटेड आउट द शॉप एंड क्रेडिटेड द रिसीट्स ऑफ रेंट इन हिज कैपिटल अकाउंट, उसने उस दुकान को किराए पे दे दिया और जो भी किराया आ रहा है उसको अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, यानी किराया लेके अपना कैपिटल अकाउंट दोबारा बढ़ा रहा है। तो पार्टनर सब्सिक्वेंटली फ्रेश कैपिटल ला सकता है, अकाउंटिंग में शायद आपने पढ़ा होगा, ला सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काशिफ हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रैक्टिस एंड आस्क्ड इरफान टू रजिस्टर द शॉप इन द फर्म्स नेम कंटेंडिंग दैट द शॉप इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इरफान डिसएग्रीड। क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है? नहीं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सारे का सारा केस जो है ना, ये इस डेबिटेड हिज अकाउंट इसके ऊपर बेस कर रहा है। इससे हमें पता चल गया उसकी इंटेंशन क्या है, और ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। वो जो प्रैक्टिस कर रहा है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये फर्म के नाम पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया वाले भाई आपको? आगे चलें। अच्छा सॉरी, रिक्वायरमेंट क्या थी? एक्सप्लेन व्हाट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अंडर द पार्टनरशिप। ये तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछ रहा है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स पार्टनरशिप, इस रिक्वायरमेंट का एंड से पहले की रिक्वायरमेंट का इस पूरे क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कह रहे हैं वेदर द शॉप इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और नॉट, ये दूसरी रिक्वायरमेंट का ताल्लुक इस केस स्टडी से है। कह रहा है बताओ ये शॉप पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हालांकि मनी और फर्म मनी से बाय की गई, लेकिन डेबिट कर दिया अपना अकाउंट, जो कि इंटेंशन शो कर रहा है कि इंडिविजुअल पार्टनर की इंटेंशन थी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाए। ये क्लियर? अच्छा, इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जाम में आपने किसी एक को स्किप नहीं कर देना। रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे अहम लफ्ज होता है एंड। रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? क्योंकि एंड से पहले अलग रिक्वायरमेंट है और एंड के बाद अलग। जितने एंड्स होंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट के अंदर, उतने ही पार्ट्स आपके बढ़ते जाएंगे, उतने ही रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसमें दो रिक्वायरमेंट्स थे। आगे चलते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखते हैं कितने मार्क्स होंगे? टोटल 7 मार्क्स थे। हाँ, मेरा भी ख्याल है 4 मार्क्स होंगे और 3 मार्क्स डिसीजन करने के शॉप क्या प्रोविजन लिखनी होगी हमें? क्या जब दूसरी रिक्वायरमेंट है शॉप वाली, इसमें डिस्कस प्रोविजन लिखनी होगी इसके? बदर एंड यासीन एस्टैब्लिश्ड ए डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी फॉर सप्लाइंग लो कॉस्ट मेडिसिन टू हॉस्पिटल्स। यासीन बाय वे ऑफ ए वर्बल एग्रीमेंट। वर्बल एग्रीमेंट वैलिड होता है? सिर्फ कुछ वर्बल एग्रीमेंट्स हैं जो कि वैलिड नहीं है, उनका रिटर्न होना जरूरी है। कौन कौन से? एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टाइम बार डेट, कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट रिटर्न होना जरूरी। हाँ, रजिस्टर्ड होना, कंप्लीटेड गिफ्ट रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जरूरी है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का भी रिटर्न होना जरूरी है। एक और था शायद, पार्टनरशिप डीड रिटर्न होना जरूरी नहीं है।
आर्बिट्रेशन, ठीक है। अच्छा, बाय वे ऑफ वर्बल एग्रीमेंट अलाउड द एजेंसी टू यूज हिज एंसेस्ट्रल लैंड फॉर द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। कह रहे मेरे अबाओ अजदाद की प्रॉपर्टी लैंड है, उसे एजेंसी बिजनेस के लिए यूज कर लो। अबाओ अजदाद के नाम पे है, क्या वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन सकती है? बिल्कुल, ये ब्रॉड इनटू बिजनेस वाली है। यहां तक अगर क्वेश्चन रुकता है ना तो मैं ये कहूंगा ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, क्योंकि ब्रॉड इनटू बिजनेस फॉर फर्म यूज है। लेकिन आगे चलते कहता है बदर परचेज्ड ए डिलीवरी वैन इज इन ओन नेम विद द पार्टनरशिप बने। पार्टनरशिप के पैसों से डिलीवरी अपने नाम से खरीदी, फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। पार्टनरशिप बनी से बाय की फर्म प्रॉपर्टी। यहां तक फिर आगे क्या कह रहा है, बदर वांट्स टू रीपे द अमाउंट टू द पार्टनरशिप एंड देयरफॉर ए रिसीवेबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप बुक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब वेदर द अबव एसेट्स वुड बी कंसीडर्ड टू बी द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। दो एसेट्स हैं, पहला लैंड, दूसरा वैन। तो आपने क्लियरली डिसीजन कर लिया होगा ना कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है, उसे अपना अकाउंट डेबिट कर दिया। लैंड पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? अगर आपने इसे वन वर्ड आंसर पूछे तो मैं कहूंगा है, इसलिए कि वो फर्म के यूज के लिए फर्म में इन की गई है। लेकिन ज्यादा बेहतर है हम दोनों तरफ से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि इसने पार्टनरशिप में अपना अकाउंट क्रेडिट किया कि नहीं किया। अगर इसने अपना अकाउंट क्रेडिट, यासीन ने अपना अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो कंफर्म है ये फर्म प्रॉपर्टी है। और अगर यासीन ने अपना अकाउंट क्रेडिट नहीं किया तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। भाई समझ आएगी नहीं है? यहां तो ऑप्शन, पहली ऑप्शन है आप एक ही एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि चूंकि फर्म के यूज के लिए एसेट लेके आया गया, ये फर्म की प्रॉपर्टी है। ये समझ आ गई? ये भी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जिस तरह हम फर्म से चीज निकाल के लेके जाते हैं, कैसे पता चलता है ये इंडिविजुअल है कि फर्म की है प्रॉपर्टी? बुक्स में एंट्रीज है। जब चीजें निकालेंगे तो अपना अकाउंट डेबिट करेंगे, और जब कोई चीज फर्म में ऐड कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा फर्म प्रॉपर्टी है कि इंडिविजुअल? अकाउंट देखेंगे। अगर अकाउंट क्रेडिट किया उसने, यानी अपना कैपिटल बढ़ाया है, तो 100% कंफर्म हो गया फर्म प्रॉपर्टी है। और अगर अपना अकाउंट क्रेडिट नहीं किया उसने, तो इसका मतलब है वो इसको एज कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, वो इसको अपना फ्रेश कैपिटल नहीं समझ रहा, ये फर्म प्रॉपर्टी नहीं, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। तो चाहे वन वर्ड आंसर दे दें वन एंगल से, चाहे दोनों एंगल्स कवर कर लें कि जिस तरह कोई बंदा फर्म से निकाल के लेके जाता है पैसे, तो हम देखते हैं कि उसने अपना अकाउंट डेबिट किया कि नहीं किया। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या कहते हैं? फर्म प्रॉपर्टी है। उसी तरह अगर कोई पार्टनर लेके आया तो हम देखेंगे अपना अकाउंट क्रेडिट किया कि नहीं किया। अगर क्रेडिट किया तो फर्म प्रॉपर्टी, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम चूंकि फर्म यूज के लिए। ये क्लियर? आगे चले। 46 अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, प्रोवाइडेड कि वो इंटेंशन टू बाइंड फर्म हो, और सबसे अहम चीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैसे पता चलेगा? वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर लिखी हुई है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन, भाई अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन और पार्टनर करता है, क्या वो दूसरे पार्टनर को बाइंड करेगी? कैसे पता चलेगा कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है? लिस्ट है, और आपको मैंने बताया था ये लिस्ट केस स्टडी में वो टेस्ट करेगा। लिस्ट याद है? क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इम्प्लाइड अथॉरिटी की या उसकी रिस्ट्रिक्शन वाली लिस्ट याद है? दोनों में से कोई भी एक याद है? जमाने 8-8 थे शायद पॉइंट, 8-8 ना से 4-4 किसको याद है? शाबाश, सुनाइए। 3-4 पहले बताइए कौन सी बताने लगे, अथॉरिटी वाली कि रिस्ट्रिक्शन वाली? अथॉरिटी वाली बताइए, शाबाश। बाय गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी जिसमें फर्म डील कर रही है कि इमूवेबल? इमूवेबल के दोनों? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाय करना या सेल करना है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में शामिल नहीं है। रिस्ट्रिक्शन में दोनों पॉइंट एक है। अच्छा मुझे बताइए, रिस्ट्रिक्शन में बाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी और डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों है कि कोई एक है? तो दो मुख्तलिफ पॉइंट्स है कि एक ही पॉइंट है? एक ही मुख्तलिफ, दो पॉइंट आ गए। तो इसका मतलब है अगर एक पॉइंट याद कर लें तो दो को एक दिन से दो शिकार। शाबाश, और शाबाश। तू बारो मनी ऑन बिहाफ ऑफ एक पार्टनर मनी बारो कर सकता है, लोन ले सकता है ट्रेडिंग बिजनेस में। जैसे लॉयर्स का बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस होता है, सर्विस बिजनेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस होता है, सर्विस बिजनेस होता है। डॉक्टर्स का बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस होता है, सर्विस बिजनेस होता है। ट्रेडिंग, अच्छा। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाय इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। कह रहे लिस्ट द एक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्टनर एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। बताया था ना कि दो लिस्ट हैं, एक रिलेटिव वाले क्वेश्चन में पूछता है, केस स्टडी में पूछता है। रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन पूछता है।
जो आपको नहीं याद होंगी, कंफर्म है नहीं याद होंगी जी। बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकता, शाबाश। और कर्जा माफ नहीं कर सकता, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकता। नहीं, ये तो मैंने क्लास में अल्फाज इस्तेमाल किए समझाने के लिए, जो बुक में लिखे हुए हैं वो बताएं। ये घर जाके नहीं पढ़े तो इसी तरह होता है, वो किसी तरह का सोल्यूशन देखे ना फौरन पता चल जाता है ये पढ़ने वाला है कि नहीं है। क्लास वाली एग्जांपल्स, क्लास वाले अल्फाज यूज किए होंगे, बुक वाले अल्फाज नहीं यूज किए होंगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता, क्योंकि आप अपने अल्फाज जो समझने समझाने वाला लॉ और है और एग्जाम में रटा लगाने वाला लॉ और है, ठीक है। तो हेडिंग्स तो कम से कम एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में लिख लें, तो कम से कम हेडिंग तो वही होनी चाहिए ना। आगे रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है। Under the provisions of Partnership Act 1932, list down any 4 restriction imposed on the implied authority of a partner. हमारी क्लास के 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 रिस्ट्रिक्शन बता सकते हैं। हाँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं, क्या था आखिरी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकती फर्म, ये रिस्ट्रिक्शन में था आखिरी। चले ठीक है, आगे चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए विद द इंटेंशन टू बाइंड द फर्म गोज टू ए शॉप। अच्छा मुझे बताइए, 2 क्राइटेरिया एम्प्लॉयड अथॉरिटी में, इंटेंशन होनी चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दोनों में से कोई एक भी फिट हो जाए तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी काम कर जाएगी, कि दोनों पूरी होनी चाहिए। ए विद द इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, इसका मतलब अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। गोज टू शॉप एंड परचेजेस सर्टेन आर्टिकल्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म व्हिच आर जनरली यूज्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस। ये क्यों लिखा जनरली यूज्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसका मतलब ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी में फर्म बाइंड है कि नहीं। Subsequently, A uses these articles personally. Is firm liable to pay to supplier? क्या फर्म, उसने उठाया सामान उठाया, फर्म लायबल है। क्यों फर्म लायबल है? क्योंकि उसने एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर रहते हुए ट्रांजैक्शन किया। जब कोई अथॉरिटी के अंदर रहते हुए ट्रांजैक्शन करता है तो वो फर्म पे बाइंडिंग है। जब कोई पार्टनर अथॉरिटी के अंदर रह के ट्रांजैक्शन करता है, फर्म पे बाइंडिंग है, अदर पार्टनर्स पे बाइंडिंग है। जैसे जब कोई एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के ट्रांजैक्शन करता था, प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होती थी। सिमिलर कंसेप्ट पार्टनरशिप में है, जब कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के ट्रांजैक्शन करता है वहां पे, तो पार्टनर की अथॉरिटी में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है? 7 है कि 8 है? 8 वही ट्रांजैक्शन, तो इसमें फर्म लायबल है। सेल एंड परचेज ऑफ नॉर्मल गुड्स, क्या लिखा था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसमें फर्म लायबल है कि नहीं। 2 चीजों से हमें पता चला, एक इंटेंशन से और दूसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किधर लिखा हुआ है जनरली, किधर लिखा था, जनरली यूज लिखा, यहां तक क्लियर। हाँ, फर्म थर्ड पार्टी को फर्म लायबल होगी, क्या बाद में फर्म उस पार्टनर से रिकवर करवा सकती है? यस बिल्कुल, बाकी पार्टनर करवाएंगे ना उसे, ये हम स्टडी करेंगे आगे। रॉन्गफुल एक्ट एक कंसेप्ट है, अगर कोई, और फ्रॉड वाला कंसेप्ट भी है। थर्ड पार्टी को तो फर्म लायबल होगी, लेकिन बाद में उस अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो पार्टनर जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया, वो पार्टनर जिसने फ्रॉड किया। अल्टीमेटली सही कह रहे हैं, बिल्कुल ही पार्टनर लायबल होगा। जैसे अगर एजेंट अपनी अपेरेंट अथॉरिटी के अंदर आके ट्रांजैक्शन करे, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको मना किया हुआ था, अब थर्ड पार्टी को नहीं पता कि अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड है, थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया, प्रिंसिपल लायबल है कि नहीं? लायबल है थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी को पे करने के बाद एजेंट से पैसे। सिमिलर कंसेप्ट यहां पे है, सिमिलर कंसेप्ट यहां पे। क्लियर? ये 49 a deal a partner in the firm of chartered accountants borrows money and execute a promissory note in the name of the firm। तो फर्म का नाम आ गया, तो इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन द फर्म? फर्म का नाम आ गया तो बाइंडिंग है, ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या शामिल होता है? सर्विस के लिए बारो लेना, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन फर्म के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है। टू ड्रॉ चेक का मतलब क्या होता है? बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो निकलवाने, ये और कंसेप्ट है। उधार लेना और कंसेप्ट है। 50 पार्टनरशिप डीड ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म प्लेस्ड ए रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स टू सेल द गुड्स। उन्होंने क्या जिम्मेदारी लगाई, और सॉरी क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई? गुड को सेल नहीं कर सकता। वन ऑफ द पार्टनर सेल द गुड, एक पार्टनर ने गुड्स, अलग रिस्ट्रिक्शन थी। इस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन द फर्म। पहली चीज मुझे बताइए, एक मिनट हरे, क्या
किसी पार्टनर की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जिस तरह किसी एजेंट की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पार्टनर की अथॉरिटी को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब जब एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज है कि नहीं है। वैसे दो चीजों पे भी डिपेंड करता है, रेटिफाई किया कि नहीं किया, इमरजेंसी सिचुएशन थी। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कोई इसका जिक्र नहीं है, आप उसको साइड पे भी लगा सकते हैं, लिखना चाहे सोल्यूशन में लिख भी सकते हैं, साइड पे भी। अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल है कि नहीं, डिपेंड करता है। थर्ड पार्टी को पता है कि एक्सीड किया था तो प्रिंसिपल लायबल नहीं, और अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था, यहां पे भी एक पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, फर्म लायबल है कि नहीं, डिपेंड करता है। अगर थर्ड पार्टी को पता था पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, फर्म लायबल नहीं है, और अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था, क्लियर। 51 जाजिब एंड गालिब आर पार्टनर्स इन द फर्म। पार्टनरशिप डीड रिस्ट्रिक्ट्स द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ जाजिब टू बोरो मनी इन द नेम ऑफ फर्म। फर्म ट्रेडिंग फर्म होगी, उन्होंने कहा कि जी जाजिब बारो नहीं कर सकता। जाजिब बारोज मनी फ्रॉम साहर बैंक लिमिटेड एसबीएल। जाजिब ने साहर बैंक लिमिटेड से लोन ले लिया, था एम्प्लॉयड अथॉरिटी में, जनरली एम्प्लॉयड अथॉरिटी में होता है जनरली, लेकिन फर्म ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। इस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन फर्म, क्या फर्म के ऊपर बाइंड, डिपेंड्स। शहर बैंक को पता था अगर तो पार्टनर अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो फर्म लायबल नहीं है, वो फिर पार्टनर से पैसे निकलवाएगा, और अगर शहर बैंक को नहीं पता था फिर फर्म लायबल। Naima and Raima are partners in a cloth business. Naima orders in firm's name and on firm's letterhead to be supplied with 2 bags of wheat at her residence. इंटेंशन है, देखिए उसने फर्म का नाम इस्तेमाल किया, फर्म का लेटर हेड यूज किया, इंटेंशन है उसकी बाइंड करना फर्म को। लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन आर्टिकल ऑफ बिजनेस है? ऊपर क्लॉथ बिजनेस कह रहा है, ये बैग्स ऑफ वेट कह रहा है, और फिर आगे फर्दर, हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है। कैसे? हालांकि केस इधर ही सॉल्व हो गया था, वीट पे ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, फर्म बाइंडिंग में। कमर्शियल ट्रांजैक्शन रेजिडेंस में नहीं होती बिल्कुल, लेकिन असल जो कंक्लूजन में पहुंचे ना, रेजिडेंस की वजह से नहीं पहुंचे, वीट की वजह से, क्योंकि हो सकता है आगे की स्टडी उसमें रेजिडेंस का जिक्र ही ना करे, आप ढूंढते रहे, आप कहें रेजिडेंस नहीं है, चलो ठीक है वैलिड है। आपको पता होना चाहिए केस में किस लफ्ज से हम कंक्लूजन में पहुंचे। 53 इमरान एंड कामरान आर वर्किंग इन पार्टनरशिप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, ट्रेडिंग तो नहीं। साजिद गिव्स ₹90,000 टू इमरान फॉर इन्वेस्टमेंट इन सम गुड सिक्योरिटी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ब्रोकर का काम भी करते हैं, ब्रोकरेज हाउस का काम करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट? नहीं करते हैं। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रोकर होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। ब्रोकर क्या होता है? जो स्टॉक, हाँ, दानिश का दोस्त, जो स्टॉक है। आपको कैसे पता चला ड्रामे का जिक्र कर रहा हूं? मैं तो अपने दानिश के, अपना दोस्त दानिश का कोई दूसरा दोस्त है उसका जिक्र कर रहा था। ब्रोकर वो होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल परचेज करता है। हमारे घर के बाहर जो बंदा प्रॉपर्टी की सेल परचेज करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी डीलर। जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के कंपनीज के शेयर सेल परचेज करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रोकर। वो कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट 90,000 दिया, उसे कहा भाई किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में शेयर खरीद लो अच्छे। इमरान डज नॉट टेल एनीथिंग टू हिज को पार्टनर। अच्छा, क्या ये ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली फर्म्स का ऑडिट करते हैं, वेरिफिकेशन वाले काम करते हैं, रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन वाले काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह वाले काम नॉर्मली इक्का दुक्का कोई कर रहा हो तो कर रहा हो, नॉर्मली नहीं करते। तो ये ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। इमरान डज नॉट टेल एनीथिंग टू हिज को पार्टनर कामरान अबाउट इट एंड मिसअप्रोप्रिएट्स द मनी, और पैसे लेके भाग जाता है। साजिद फाइल्स अ सूट ऑन द फर्म फॉर द रिकवरी ऑफ हिज ₹90,000। साजिद का तो पार्टनर है, पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं होती उस वक्त जब एम्प्लॉयड अथॉरिटी का केस हो। क्या ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी का केस है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी का केस क्यों नहीं है? ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि उनका रूटीन का काम इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। चलिए चलिए, अगली केस स्टडी जिसको कहूंगा वो बताएगा। तैयार है? ये भाई से पूछे, तैयार है? ये तैयार है? किस लिए? केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। अमजद, बाबर एंड जाहिद आर पार्टनर्स।
Zahid and active partners signed a land transfer deed on behalf of firm without authorization from other partners to improve cash flows of the firm. कैश फर्म को पैसों की जरूरत थी, उसके लिए उसने लैंड ट्रांसफर, लैंड बेच दी. क्या फर्म के ऊपर बाइंडिंग है? क्यों बाइंडिंग नहीं है? ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है. कैसे पता चला ऑर्डिनरी कोर्स की ट्रांजैक्शन? ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन में है. रिस्ट्रिक्शन में जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है. क्लियर हुआ मेरे भाई? ये सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताइए. एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट में नहीं पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन में पढ़ा था. Sahir and Sarim are lawyers who have entered into a partnership, namely SS Associates. अच्छी बात, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग नहीं है, वकील है. Noreen approached SS Associates for a property dispute case. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कि नहीं? अच्छा बताइए, अगर इसमें फर्ज कीजिए, अब यहां मैं अपना केस ऐड कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अगर इसमें ए सारिम वो उससे एडवांस फीस लेके तो उसको मिस अप्रोप्रिएट कर देता है, फर्म लायबल है कि नहीं? लायबल है, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है. कैसे पता चला? एम्प्लॉयड अथॉरिटी में लिखी है. लेकिन यहां पे ये नहीं कह रहा, कह रहे डिस्प्यूट के. हाउएवर आफ्टर सीइंग सारिम्स कैपेबिलिटी, उसने सारिम की सलाहियतें देखी. नोरीन गेव रुपीज 2.5 लाख टू सारिम फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एट हिज डिस्क्रिशन ऑन हर बिहाफ. उसने कहा ये 2.5 लाख पकड़े और मेरे बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर दें. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है. क्यों? वकील स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, ना वकील करते हैं, ये ब्रोकर करते हैं. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है. अच्छा, अब आगे सारिम ने क्या किया? सारिम हिड द सेड फैक्ट फ्रॉम साहिर एंड यूज्ड द मनी टू मीट हिज पर्सनल नीड्स. उसने दूसरे पार्टनर से छुपाया और अपने जाती हराजात पूरे किए. सब्सिक्वेंटली नोरीन फाइल्ड ए सूट ऑन द फर्म फॉर द रिकवरी ऑफ रुपीज 2.5 लाख. रीजन आउट द वैलिडिटी ऑफ सूट फाइल्ड बाय नोरीन. नोरीन अपने सूट में केस में कामयाब हो जाएगी. क्यों? बाइंडिंग फर्म पे नहीं है. क्यों नहीं है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं थी, ये उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं. अगर दोनों पार्टनर्स मिलके कर रहे होते तो फर्म के नाम से केस फाइल नहीं हो सकता, इंडिविजुअल पार्टनर के नाम. जैसे अगर नोरीन ने ये केस फाइल किया होता ना, किसके खिलाफ? सारिम के खिलाफ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फिर नोरीन सक्सेसफुल हो जाती. फर्म लायबल नहीं है पे करने के लिए, क्योंकि वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही नहीं है. तकी साकिब एंड अबरार आर पार्टनर्स इन ए ट्रेडिंग फर्म. ट्रेडिंग फर्म किस लिए बताया होगा आपके ख्याल में? ट्रेडिंग फर्म बाहरों वाले. By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have the authority to buy or sell goods beyond the limit of rupees 20,000 without the consent of other partners. 20,000 से ज्यादा कोई पार्टनर बाय सेल नहीं कर सकता. Ignorant of this restriction, इसका क्या मतलब होता है? कि पता नहीं था. किसको पता नहीं था? वाजिद को. वाजिद did not know restriction. वाजिद sold goods worth rupees 45,000 to Saqib who did not consult with other partners. कौन सा वाला केस है? Partner exceeded his authority. Partner, in view of the previous partnership, and explain whether the firm and its partners are liable to Wajid under the above circumstances. वाजिद ने साकिब को चीजें बेच दी, क्या फर्म लायबल है? कैसे लायबल? पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, तो डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था. यहां पे चूंकि नॉलेज नहीं था, इसलिए फर्म लायबल है. अगर थर्ड पार्टी को पता होता पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, स्टिल ट्रांजैक्शन करते, फर्म लायबल नहीं होती, फिर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लायबल होता. थैंक्स. नहीं बस नहीं, अभी 20 मिनट पड़े, खुदा का खौफ करें. 20 मिनट, आप 2-3 मिनट की ब्रेक कर लें. हाँ, तो पास कर दीजिए जी. अब हम अपने फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलते हैं. स्टडी करने जा रहे हैं हम लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म. अच्छा, इससे पहले हमने कंसेप्ट स्टडी किया था अथॉरिटी ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर था कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर था. तो ड्यूटी का मतलब लायबिलिटी होता है तकरीबन. तो जब ड्यूटी या लायबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया, यहां में तो दोबारा क्यों आ रहा है? ये थर्ड पार्ट, वो उनके आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज थे. ये अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कोई पार्टनर और फर्म और पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ क्या लायबिलिटीज या ड्यूटीज है, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर. अच्छा, एक तो कंसेप्ट ये स्टडी करेंगे, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म, लायबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर,
नहीं 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 नहीं, टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा ये स्टडी करेंगे। ये आप पहले केस स्टडी में सीख चुके हैं, सारी चीजें सीख चुके हैं, सिर्फ मैंने आपको रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए तैयार करवाना है, वरना केस स्टडी में ये कंसेप्ट आप यूज कर चुके हैं। हाँ, जो एक और कंसेप्ट आपने केस स्टडी में यूज नहीं किया वो है इफेक्ट ऑफ नोटिसेस एंड रिप्रेजेंटेशन। इफेक्ट ऑफ नोटिसेस एंड रिप्रेजेंटेशन, ये क्या कंसेप्ट है? वापडा ने बिल भेजा, 3 पार्टनर एबीसी, पार्टनर ए ने बिल को पढ़ा, अपने पास रख लिया, बिल पे करना भूल गया, अगले महीने सरचार्ज लग के बिल आ गया दोबारा। पार्टनर बी और सी ने वापडा के खिलाफ केस कर दिया कि हमें क्यों आपने बिल भेजा, हमें तो आपने बताया ही नहीं कि बिल है, पिछले महीने का देखना, हमें तो कोई बिल वसूल नहीं हुआ। वापडा वालों ने कहा भाईजान हमने बिल आपको सेंड कर दिया था, वहां पे आपका पार्टनर ए बैठा था, उसने बिल वसूल कर लिया। तो पार्टनर बी और सी ने कहा भाई हमें तो नहीं ना भेजा बिल, ठीक है, तो आपको चाहिए था हमें भी बिल भेजते। मुझे ये बताइए, अगर कोई फर्म के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो हर पार्टनर के साथ अलग-अलग कम्युनिकेशन की जाएगी या किसी एक पार्टनर को भी कम्युनिकेट कर दिया? किसी एक पार्टनर को भी कम्युनिकेट कर दिया तो समझा जाएगा फर्म को कम्युनिकेशन हो गई, प्रोवाइडेड एक्टिव पार्टनर हो, शाबाश। और भी चीजें हैं, लेकिन कंसेप्ट ये स्टडी करेंगे। यह है नोटिस रिसीव्ड, कि कब यह समझा जाएगा कि कोई नोटिस जो एक पार्टनर ने रिसीव किया है वो रिसीव्ड बाय फर्म है, वो फर्म ने रिसीव किया। और दूसरा, अगर कोई पार्टनर रिप्रेजेंटेशन देता है, रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? स्टेटमेंट को। पढ़ा था नहीं से पहले, अगर कोई एजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि मैं किसी दूसरे का एजेंट, स्टॉपल का रूल, अगर कोई माइनर रिप्रेजेंट करे अपने आप को कि मैं मेजर हूं, यह है रिप्रेजेंटेशन, स्टॉपल। अगर कोई पर्सन जो पार्टनर नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करे मैं पार्टनर हूं, तो स्टॉपल। अच्छा, आप मुझे यह बताएं कि रिप्रेजेंट करने के 3 मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं, एक माइनर वाली, एक एजेंट वाली, एक पार्टनर। इन 3 में से एक केस ऐसा है जिसपे रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई नहीं होता, यानी वो रिप्रेजेंटेशन दे के उसके बाद भी मुकर सकता है, माइनर वाला। याद ना, माइनर अगर कहता है मुझे लोन दो, मैं मेजर हूं, उसको लोन दिया जाता है, बाद में कहता नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो माइनर हूं, तो उसको पकड़ा जाएगा, लोन निकल रहा है? नहीं। अगर कोई बंदा कहे मैं इस फर्म का पार्टनर हूं और कोई बैंक उस फर्म को लोन दे दे, बाद में इस फर्म डिफॉल्ट करे, इस पार्टनर से पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं। ये कहे नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो पार्टनर नहीं हूं, लॉ कहता नहीं आप पार्टनर बन गए हो, रूल ऑफ स्टॉपल इस पे अप्लाई होगा, पार्टनरशिप पे अप्लाई, पार्टनर पे अप्लाई होगा रूल ऑफ स्टॉपल, एजेंट पे अप्लाई होगा रूल ऑफ स्टॉपल, माइनर पे अप्लाई नहीं होगा रूल ऑफ स्टॉपल, माइनर। तो ये रिप्रेजेंटेशन का वर्ड आपके लिए नया नहीं है, पहले पढ़ा हुआ। रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टेटमेंट देना लोगों को, तो स्टेटमेंट देना, तो कौन सी स्टेटमेंट एक पार्टनर देगा तो उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, फर्म की स्टेटमेंट समझी जाएगी। ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अब पहले लायबिलिटी स्टडी कर लेते हैं। लायबिलिटी में है 3 सिचुएशंस, लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म, लायबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स बाय पार्टनर, लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय पार्टनर। ये है फर्म की लायबिलिटी का पार्टनर पे क्या इंपैक्ट आएगा, फर्म की लायबिलिटी का पार्टनर या फर्म के डेट्स का पार्टनर पे क्या इंपैक्ट है। यह है पार्टनर के एक्ट का दूसरे पार्टनर्स पे या फर्म पे क्या इंपैक्ट है। ये हमारा जनरल रूल है। कौन सा रूल है? पार्टनरशिप में बताइए पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म। 2 लफ्ज बोले थे, जॉइंट, सेवरल। जॉइंट का मतलब क्या है कि सारे पार्टनर लायबल है, सेवरल का मतलब क्या है अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसका यही मतलब है। एवरी पार्टनर इज लायबल, जॉइंट, इसको हमने नाम दिया था जॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी सेवरल। हाँ, लेकिन ये कहते हैं ठीक है सेवरल लायबिलिटी है, सेवरल लायबिलिटी है, जॉइंट एंड सेवरल, लेकिन अगर कोई पार्टनर अपने शेयर से ज्यादा पे कर देता है, दूसरे लोगों से एक्सेस अमाउंट रिकवर करवा सकता है। अगर कोई पर्सन अपने शेयर से ज्यादा पे करता है वो दूसरे लोगों से रिकवर करवा सकता है। कहां पढ़ा? जॉइंट प्रॉमिसर में भी, याद है, वही कंसेप्ट है। तो ये बेसिकली वो लायबिलिटी है जो हम रूटीन में पढ़ते हैं, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। हर पार्टनर की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं, ठीक। अब नया कंसेप्ट होना है यहां, पहले मुझे बताइए, ओके आइए। लायबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स बाय ए पार्टनर और लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय ए पार्टनर। 2 केसेस बता रहा हूं। पहले ये हेडिंग ऊपर वाली पढ़नी है, नीचे नहीं, पहले ऊपर फर्क समझे दोनों, रॉन्गफुल एक्ट में और मिस एप्लीकेशन में क्या फर्क है। आपको 2 एग्जांपल बता रहा हूं, पहले तसल्ली से दोनों एग्जांपल सुननी है, डिसीजन नहीं करना फौरन।
दोनों एग्जांपल सुनने के बाद डिसीजन करना, एक एक करके डिसीजन नहीं करना। पहली एग्जांपल, हमने एक पार्टनर से कहा भाईजान वो फर्नीचर का ऑर्डर आया हुआ था, कस्टमर ने कहा था 20 तारीख को लाजमी भिजवा देना, तो आज हमने 20 तारीख की सुबह ऑर्डर तैयार कर दिया है, आज आपने जिस वक्त आप फ्री होना ऑर्डर कस्टमर को ले जाएगा, वरना एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो हमारे खिलाफ केस करके हमें डैमेजेस पे करना पड़ जाएंगे, हमें डैमेजेस पे करना पड़ेगा, आज लाजमी ले जाना। इनके हवाले कर दिया, ये भूल गए, सोए रहे, मैच देखने में मसरूफ हो गए, मोबाइल गेम्स खेलते रहे, 2-3 दिन हो गए डिलीवरी नहीं किया फर्नीचर। बाद में हमने पूछा भाई फर्नीचर डिलीवर कर दे, ओहो मुझे तो अभी याद आया, तो डिलीवरी नहीं किया। उधर गए, उधर कस्टमर ने कहा भाई अब तो मैं रिसीव नहीं करूंगा जब तक मुझे डैमेजेस पे नहीं करोगे। एक एग्जांपल समझ आ गई। दूसरी एग्जांपल, ये पार्टनर ऑफिस में थे, एक बंदा है कहेगा सर मैंने फर्नीचर का ऑर्डर देना है, उन्होंने कहा सर ये कैटलॉग है पसंद कर ले, आपको हफ्ते बाद फर्नीचर मिल जाएगा। कस्टमर ने पसंद किया, एडवांस दिया, इन्होंने एडवांस जाके जुआ खेला है उससे, दुबई सैर करने निकल गए। अब बताइए पहले वाला रॉन्गफुल एक्ट बाय पार्टनर, ये कौन सी एग्जांपल थी? एक रॉन्गफुल एक्ट है, एक मिस जुए, जो थी सैर करने निकल गए, जुआ खेलने निकल गए, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। मिस एप्लीकेशन का मतलब मिस यूज है, मिस एप्लीकेशन के साथ निकले मिस यूज। आपने किसी पार्टनर ने थर्ड पार्टी के पैसों का मिस यूज किया, फर्म लायबल है कि नहीं? फर्म लायबल है। किसी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया जिसे कस्टमर का नुकसान हुआ, फर्म लायबल है कि नहीं? फर्म लायबल है। ठीक है, क्लियर ये? तो अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट से हमेशा ये ज़हन में है पार्टनर ने नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, रॉन्गफुल एक्ट करे, फर्म इज लायबल टू थर्ड पार्टी। ये तो हो गया एक्सटर्नल, जैसे ये भी दो एक्सटर्नल थे। अब देखिए है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी की लायबिलिटी डिस्कस करने के साथ साथ इंटरनल भी डिस्कस करेगा। यहां पे इसने कहा थर्ड पार्टी के लिए हमारी लायबिलिटी पार्टनर की जॉइंट एंड सेवरल है, फिर उसने इंटरनल भी डिस्कस करी एक्सप्लेनेशन के तौर पे कि अगर एक पार्टनर का शेयर ज्यादा होगा वो दूसरों से रिकवर करवा लेगा। यहां पे कह रहा है अगर कोई एक पार्टनर किसी कस्टमर के साथ रॉन्गफुल एक्ट करता है तो पूरी फर्म लायबल होगी, लेकिन थर्ड पार्टी को फ्री करने के बाद, सेटल करने के बाद सारे का सारा जो नुकसान होगा कौन बर्दाश्त करेगा? गिल्टी, रॉन्ग डूअर, जिसने गलती की थी। अगर कस्टमर के पैसे कोई पार्टनर मिस एप्रोप्रिएट करता है, मिस एप्लीकेशन, मिस यूज कह ले, मिस एप्रोप्रिएट कह ले, एक ही बात है। अगर कस्टमर के पैसे, कस्टमर के एसेट्स को कोई मिस एप्रोप्रिएट, मिस यूज करता है तो बताइए कौन लायबल है? फर्म लायबल है थर्ड पार्टी को। अच्छा, इसमें पता नहीं क्यों लेकिन दो केसेस हमें बताता है, दो। पहला, वो कहता है पार्टनर दुकान पे बैठा है, कस्टमर आया और इसने कस्टमर से एडवांस पकड़ा। मिस्टर ए फ्रॉडी है, मिस्टर बी और सी जेन्युइन पार्टनर है, 19%। मिस्टर ए बैठा था, मिस्टर ए को एडवांस दिया, मिस्टर ए ने रसीद काट दी और एडवांस अपनी जेब में रख के निकल गया। ये भी यही केस है दुबई, ये भी यही केस है। ठीक है, ये भी मिस एप्लीकेशन ऑफ कस्टमर मनी है ना। दूसरा केस, ए घर बैठा था, बी सी दुकान पे बैठे थे, सारा दिन कस्टमर से एडवांस रिसीव करके दुकान में दराज में रखते रहे बी और सी। शाम को ए आया, बी और सी नमाज पढ़ने के लिए गए, पीछे से ए ने दराज खोला, सारे पैसे निकाल के फिर दुबई, फिर दुबई। दोनों में देखे सिचुएशन सिमिलर है। कैसे? मिस एप्रोप्रिएशन है किसकी? मनी और प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टी बाय ए पार्टनर। फर्क बजाहिर कोई नहीं है, एक ही चीज है, लेकिन उसने दो एग्जांपल देके समझाया। हमने कहा भी दो एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे ये बताइए, बाकी के पार्टनर आए जब वापस और कस्टमर आ जाए तो कस्टमर को कहे भाईजान आपने जो पैसे लिए थे ना हमारा पार्टनर लेके भाग गया, अब आप दोबारा एडवांस दे, दोबारा एडवांस देगा? नहीं देगा। किसी बैंक के अकाउंट में आप पैसे जमा करवाएं, ब्रांच में अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाएं और उसमें डाका बढ़ जाए, बैंक वाले ये कहते हैं कि भाईजान आपके पैसे जो थे डाका बढ़ गया, अब गए। बैंक वो नुकसान खुद बर्दाश्त करता है। हाँ, उस ब्रांच मैनेजर को जिसकी नेग्लिजेंस थी उसको फिर पकड़ लेगा बैंक, लेकिन वो उसका अपना इंटरनल मैटर है। हमें तो अपने तो याद रखे, थर्ड, अगर कोई पार्टनर मिस एप्लीकेशन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करता है, थर्ड पार्टी के लिए फर्म लायबल है। थर्ड पार्टी कंपनसेट, फर्म थर्ड पार्टी को अनअफेक्टेड रखेगी, उसको कंपनसेट करेगी। हाँ, विद इन द फर्म उस मिस एप्लीकेशन जिस पार्टनर ने किया है। क्लियर हो गया? तीनों में फर्क समझ आ गया? ये तो है इजी था, ये तो आसानी से समझ आ जाता होता है ना। लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म के, फर्म के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी, फर्म ने अगर कोई एक्ट ऑफ फर्म का, तो फर्म ने अगर कोई लोन लिया है तो पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? ये एक्ट ऑफ फर्म के साथ इसकी भी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल बता दी ना, इसकी भी एग्जांपल लिखे, लोन बाय फर्म। कोई फर्म लोन लेती है, हर पार्टनर की लायबिलिटी
जॉइंट एंड सेवरल है। इसकी क्या एग्जांपल बताई थी? फर्नीचर पहुंचाया नहीं टाइम पे। इसकी क्या एग्जांपल बताए थे? दराज से पैसे निकाल के दुबई निकल गया। जिधर मर्जी भेज दें। क्लियर? अब सुने, इफेक्ट ऑफ कब समझा जाएगा कि एक पार्टनर को नोटिस दिया इज इक्वल टू फर्म को नोटिस दिया? सबसे पहले नोटिस देना चाहिए एक्टिव पार्टनर को। आपने अगर किसी फर्म के खिलाफ केस फाइल करना है, फर्म के खिलाफ केस फाइल करना है, आपने फर्म के एड्रेस पे गए और जो लीगल नोटिस था, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर्स को देंगे कि किसी एक पार्टनर को भी दे सकते? लेकिन शर्त है पार्टनर एक्टिव हो। स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दिया वो वैलिड नोटिस नहीं समझा जाएगा। दूसरी शर्त, रिलेट करता हो अफेयर्स ऑफ द फर्म के साथ, पार्टनर के पर्सनल अफेयर के साथ रिलेट ना करता हो। पार्टनर ने अगर जाति किसी का लेना देना है उसका, तो अगर पर्सनल नोटिस मिला उसको, वो उसका फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, फर्म के मामला से। एक्टिव पार्टनर को देना है और नोटिस रिलेट करना चाहिए अफेयर्स ऑफ फर्म के साथ। और तीसरा, नॉट रिलेटेड टू फ्रॉड ऑफ पार्टनर। जिसने फ्रॉड किया है उसी को नोटिस नहीं दे देना। अगर फर्ज कीजिए हमने फर्म के खिलाफ हम एक पार्टनर ने, जैसे पिछला केस था नूरीन वाला, सारिम वाला, नूरीन ने किसको दिए थे? 2 सारिम और कौन सा था? सारिम के साथ दूसरा पार्टनर कौन था? साइमा नहीं थे, साहिर। सारिम ने पैसे लेके निकल गया वो, ठीक है। अब इसके बाद लीगल नोटिस नूरीन ने देना है। अब उसने वो लीगल नोटिस सारिम को दे दिया और कहा साहिर को दे देना। अब साहिम जो फ्रॉड करके गया है उसने नोटिस भी जरूर, पागल है वो, देगा दूसरे पार्टनर को नहीं। क्या ये नोटिस फर्म को समझा जाएगा? नहीं। इसलिए कि दिया एक्टिव पार्टनर को, रिलेट भी फर्म के फेयर से कर रहा है, लेकिन उसी पार्टनर को दे दिया जिसका मसला है। क्लियर? जी जी हाँ, वो जाहिर डिपेंड करता है कि उन्हें पता हो कि ये बंदा फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ये 3 पॉइंट्स के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन मेड। अच्छा मुझे ये बताइए, KFC में आप नहीं, KFC रहने दें, JFC, ठीक है। हम एक हमारा क्लाइंट था, उसके करीब एक शॉप थी फ्राइड चिकन की, उसका नाम था JFC। लेकिन KFC का बर्गर और JFC का बर्गर दोनों आमने सामने रख देना, सिर्फ प्राइस से पता चलता था कि फर्क है, बाकी कम से कम हमें कोई फर्क नहीं पता चलता था। रूटीन के खाने में उनको शायद फर्क पता। कोई एम्प्लॉय JFC का कोई एम्प्लॉय है, वो ये कह दे सर आपको पता है हम अपना बर्गर इतना सस्ता क्यों बेचते हैं? अब क्यों बेचते हैं? सर गधे का गोश्त है। एम्प्लॉय ने कह दिया। आप क्या उस एम्प्लॉय की स्टेटमेंट को, अब आप उसके खिलाफ लीगल केस करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार अचानक आपके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलना शुरू हो जाती है जब से बर्गर खाया। आप उस दुकान वाले के मालिक के खिलाफ केस कर, क्या एम्प्लॉय की स्टेटमेंट को, एम्प्लॉय की रिप्रेजेंटेशन को सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है कोर्ट में? नहीं किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है, बल्कि नहीं किया जा सकता, इसलिए कि एम्प्लॉय को सारे मामलात का पता नहीं होता। ओके, नहीं सर ये इसको गलत फहमी हो गई है, गलत फहमी हो गई है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट एम्प्लॉय की बजाय कोई पार्टनर दे, कोई पार्टनर कहे हाँ जी हमारे बिजनेस में चाइल्ड लेबर होती है, हम बच्चों, हालांकि इलीगल है, हमारा बिजनेस मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, हमारा बिजनेस टैक्स चोरी करता है, हमारा बिजनेस स्मगलिंग करता है। अगर कोई एक पार्टनर ये रिप्रेजेंटेशन दे, क्या उसकी इस स्टेटमेंट को फर्म के खिलाफ एविडेंस के, यही बता रहे, लेकिन शर्त है क्या? रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द फर्म और मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्योंकि रूटीन के जो पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अवेयर होते हैं, अपने मामला से अवेयर होते, तो ये दो शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर किसी एक पार्टनर की स्टेटमेंट को फर्म के खिलाफ यूज किया जाता है। लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सिचुएशन या सेट तो फिर यूज नहीं किया जा सकता। आपने सिर्फ इसको याद कर लेना है, मजीद एग्जांपल्स के चक्कर में नहीं पड़ना। कंसेप्ट बेसिक समझ आ गया ना कि एक पार्टनर की स्टेटमेंट को फर्म के खिलाफ किसी लीगल केस में एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, अगर उसने स्टेटमेंट जो दी है वो फर्म से अफेयर से रिलेट कर रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे हमने जो एग्जांपल दी इसमें सारी एग्जांपल तकरीबन फर्म के अफेयर से रिलेट कर रहे थे। क्लियर? ये था हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपके होम असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? चलिए रिटन फॉर्म में आपने करके आनी है होम असाइनमेंट, खास तौर पे आई कैप के पास पेपर लाजमी किया कीजिए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।